बात करेंगे एंगल ऑफ रिपोज। नाम सुना है एंगल ऑफ रिपोज? चलो ठीक। एंगल ऑफ रिपोज का मतलब क्या समझते हो आप? एंगल है तो कोई थीटा ही होगा, इसका मतलब क्या समझते हो आप? एंगल ऑफ रिपोज का मतलब क्या समझते हो? ध्यान से सुनो। मान लो एक सरफेस थी, इस पे ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, ब्लॉक रखा हुआ है। पहले तो ये हॉरिजॉन्टल मान लेते हैं, फिर मैं क्या इसको उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ तक पहुँच गया, ब्लॉक बोलते हैं मैं तो नहीं लूँगा, फिर मैं इसको और उठा देता हूँ, देखते कब तक नहीं लोगे, यहाँ तक पहुँच गए, फिर भी ब्लॉक बोलता है सो व्हाट, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। फिर उसको और उठाया, ब्लॉक को थोड़ा फील हुआ, डर लगने लगा, उसको फील हुआ कि अपना फिसलने वाला है। तो जब वो मैक्सिमम एंगल, जब ब्लॉक स्लिप होना शुरू करता है, स्टार्टिंग पॉइंट मैक्सिमम एंगल, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। बात समझ में आ रही? क्लियर है? इसके बाद लिखो, देखो, इट इज द मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लाइंड सरफेस, it is the maximum angle of inclined surface, it is the maximum angle of inclined surface for which block does not slip, for which block does not slip, और यहाँ पे अपन मिनिमम एंगल भी बोल सकते हैं जो वो स्लिप करना शुरू कर दे, या तो मैक्सिमम जहाँ पे नहीं करे वो मिनिमम जहाँ पे शुरू कर दे, एक ही बात है ना। और द मिनिमम एंगल फॉर विच ब्लॉक इज ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग, मतलब वर्ज मतलब उसकी लिमिट पर पहुंच जाए, वो उसकी सीमा पर आ जाए। वर्ज ऑफ स्लिपिंग मतलब कुल मिला के उसकी लिमिटिंग पोजीशन तक पहुंच गया, तभी तो स्लिप करने लगेगा। क्या जो एंगल ऑफ रिपोज है क्या वो उस बॉडी के मास पे डिपेंड करेगा क्या? मास पर, बॉडी के मास पर डिपेंड करेगा क्या? कुछ भी रख दो, कुछ भी रख दो, छोटा ऑब्जेक्ट रख दो, बड़ा ऑब्जेक्ट रख दो, वो तो उसको स्लिप होना होगा तो स्लिप होगा, है ना। तो बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब तो ये होगा कि मैंने एक रैंप बनाई, जिसमें कोई छोटा सा बच्चा बैठे तो फिसल जाएगा, लेकिन बड़ा बच्चा नहीं फिसलेगा, ऐसा भी कुछ होगा। आई बात समझ में? तो नेक्स्ट लाइन देखो, एंगल ऑफ रिपोज डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द ब्लॉक, angle of repose does not depend on the mass of the block। तो देखो ये वो एंगल है, मतलब मिनिमम वो एंगल है जब ये बॉडी स्लिप कर जाएगी, या फिर मैक्सिमम वो एंगल है जहां पर बॉडी स्लिप नहीं करेगी। मिनिमम मतलब जहां पर स्लिप करे और मैक्सिमम मतलब जहां पर स्लिप ना करे। क्लियर? तो अगर इसका मास m है तो mg नीचे लगेगा क्या? तो इसके इस डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट बनेगा? क्या mg cos थीटा बनेगा क्या? क्या मैं इसको थीटा आर बोलूं क्योंकि थीटा लिया है मैंने। इस डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट बनेगा? mg sin थीटा आर। और इसमें नॉर्मल क्या यू लगेगा क्या? अब मैं चाहता हूं कि ब्लॉक मैक्सिमम आ गया तो उससे फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आएगी? लिमिटिंग फ्रिक्शन, मतलब एफएस मैक्स। तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? क्या इधर लगेगा फ्रिक्शन? दोनों को अगर चाहता हूं कि मैक्सिमम वैल्यू है कि ये ब्लॉक, मैक्सिमम वैल्यू की ब्लॉक मूव नहीं करे, या फिर मिनिमम वैल्यू जहां पे ब्लॉक मूव कर जाए, तो क्या उसकी वैल्यू क्या म्यू एस इंटू इन के बराबर आएगी? म्यू एस क्या है? मैंने बोल दिया इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो ये वो मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा या फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, ऐसे बोल सकते। तो अब बताओ
कंडीशन बोल रहा हूं मैं, when block just मूव करना शुरू करता है, स्लिप करना शुरू करता है, जस्ट मतलब जस्ट स्टार्ट टू मूव, जैसे बोलते थे ना कि ब्लॉक जस्ट उठ जाएगा तो रिएक्शन उस टाइम पे जस्ट उठेगा तो एक्सेलरेशन जीरो लेते थे और उस पर नॉर्मल की वैल्यू निकाल लेते थे जो टेंशन होता है। तो सिमिलरली तो जब स्टार्ट करेगा तो क्या mg sin थीटा r की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? क्या एक्सेलरेशन यहाँ भी जीरो लेंगे क्या? तभी तो इसकी वैल्यू बराबर रहेगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब बताओ क्या n की वैल्यू किसके बराबर आ रही है? mg cos थीटा r। क्लियर? तो मैं ये वैल्यू आप पुट कर दूं तो क्या बनेगा? mg sin थीटा r इक्वल टू म्यू एस इंटू mg cos थीटा r के बराबर। क्या mg से mg गया क्या? क्या 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 बचेगा? tan थीटा r इक्वल टू म्यू एस के बराबर आएगा क्या? तो जो एंगल ऑफ रिपोर्ट का जो टेन ले लूंगा तो वो क्या म्यू एस के बराबर जाएगा? तो लिखो इसको। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो एंगल ऑफ रिपोर्ट है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पर। कौन सा? म्यू एस पर होगी। ठीक है, तो आप लिख सकते हो इसको, अगर लिखना चाहो तो लिख लो। तो आप लिख ही लोगे, बताने की जरूरत है नहीं। क्या नहीं बताने की जरूरत है, हाँ वही जरूरत है। एंगल ऑफ रिपोर्ट डिपेंड्स ऑन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ब्रैकेट में म्यू एस। एंगल ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन angle of repose depends on coefficient of friction, ब्रैकेट में म्यू से हो गया। चलो अब देखो काम की बात, इसको रब कर दूं क्या? देखो दो कंडीशन हो सकती है, जो अपना एंगल है या तो इससे ज्यादा है या इससे कम है, दोनों केस पढ़ेंगे। थीटा इज लेस देन इक्वल टू थीटा या फिर थीटा इज ग्रेटर देन थीटा। दो कंडीशन होने के अपन दोनों को पढ़ेंगे, तो दो केस पढ़ेंगे, दोनों को पढ़ेंगे और पढ़ेंगे। तो इसको रब कर दो क्या आप? चलो तो देखो केस फर्स्ट की बात करता हूँ। जो मैंने बोला कि थीटा की वैल्यू थीटा आर से कम है या फिर बराबर है, कम होगी या बराबर होगी तो क्या ब्लॉक स्लिप करेगा क्या? नहीं करेगा। मतलब फ्रिक्शन कितना लगना चाहिए फिर? वेरी गुड, फ्रिक्शन उतना लगेगा जितनी जरूरत है। चलो वेरी गुड, चलो वेरी गुड, यही पूछना चाहता था मैं। तो ये क्या इसका ये mg sin थीटा आ जाएगा क्या? फ्रिक्शन कितना लगेगा? जितनी जरूरत है। कितनी जरूरत है? इतनी। तो फ्रिक्शन की वैल्यू mg sin थीटा के बराबर आ जाएगी। दैट इज रिक्वायरमेंट, जितनी रिक्वायर्ड है उतना फ्रिक्शन लगेगा। क्लियर? चलो तो क्या ब्लॉक मूव करेगा क्या? स्लीपिंग होगी दोनों के बीच में? नहीं होगी। तो ब्लॉक विल नॉट मूव, ब्लॉक मूव नहीं करेगा। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा ब्लॉक का? जीरो। तो एक्सेलरेशन जीरो है तो कौन सा फ्रिक्शन? स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक, ठीक है। और फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आएगी? एफ इक्वल टू mg sin थीटा के बराबर, mg sin थीटा के बराबर। ठीक, तो चलो इसको थोड़ा और बता दो। जब थीटा इज लेते थीटा आ रहे तो दोनों तरफ मैं टेन थीटा लेता हूँ। क्या लेता हूँ? तो क्या मैं इसको ऐसे बोलता हूँ टेन थीटा इज लेस देन इक्वल टू टेन थीटा आर। थीटा आर क्या होता? टेन थीटा आर क्या था? निकाला था ना, म्यू एस। तो इससे क्या पता चल रहा है? तो टेन थीटा है उसकी वैल्यू म्यू एस से कम आएगी। तो ये केस फर्स्ट।
अब मैं क्या कर रहा हूँ, वैल्यू बढ़ा देता हूँ केस सेकंड। तो मैंने क्या किया, जो थीटा है अब उसकी वैल्यू थीटा आर से ज्यादा ले ली। थीटा आर तक तो वो जितना था इतनी रिक्वायरमेंट थी। अब जब जब वैल्यू थीटा की वैल्यू थीटा आर से ज्यादा हो जाएगी तो क्या ब्लॉक चलना शुरू कर देगा? चलो, तो कौन सा फ्रिक्शन आएगा मार्केट में? काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इधर कितना एम जी साइन थीटा। क्या ब्लॉक नीचे चलेगा क्या? ऊपर तो नहीं चलेगा। तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, कितना लगेगा? फ्रिक्शन कितना लगेगा? एफ के बराबर, जिसकी वैल्यू क्या आएगी? म्यू के इंटू एन। और एन की वैल्यू क्या आएगी? एम जी कोस थीटा। यही है क्या? तो इसको मैं ऐसे बोल दूं, म्यू के इंटू एम जी थीटा। अब जब जब इसकी वैल्यू थीटा आर से ज्यादा हो गई तो ब्लॉक चल रहा है, तो एक्सीलरेशन ये हो जाएगा। तो ए की वैल्यू निकाल सकते, ब्लॉक विल मूव, तो एक्सीलरेशन निकाल सकता हूँ क्या मैं? और जैसे ब्लॉक मूव करने लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा क्या? आ रही बात? चलो, तो ब्लॉक ब्लॉक विल मूव। अब ब्लॉक मूव करेगा तो कौन सा फ्रिक्शन आ गया? काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू के इंटू एन के बराबर होगी। चलो, तो एफ के इक्वल टू हो जाएगा म्यू के इंटू एन, दैट इज इक्वल टू म्यू के एम जी कोस थीटा। और एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक क्या होगा? ये ज्यादा क्यों हो जाता? ये माइनस वो डिवाइड बाई ये एन एल एम से। तो एम जी साइन थीटा माइनस म्यू के एम जी कोस थीटा डिवाइड बाई एम। तो एक्सेलरेशन क्या बना? एम से एम कैंसिल आउट हो गया, जी जी साइन थीटा माइनस म्यू के जी कोस थीटा। तो ये हमारा एक्सेलरेशन। अब बताओ, यहां पर भी एक्सेलरेशन मास पे डिपेंड कर रहा है क्या? क्या एक्सेलरेशन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे डिपेंड कर रहा है क्या? अगर ये ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम होगा कि ज्यादा होगा? जब ये वैल्यू ज्यादा होगी तो क्या ये वैल्यू ज्यादा आएगी क्या? तो ओवरऑल कम हो जाएगी क्या? तो ये डिक्रीज नहीं होगा क्या? म्यू के, अगर म्यू के की वैल्यू ज्यादा होगी तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगा क्या? क्या ये सरफेस पे डिपेंड कर रहा है? मतलब सरफेस की प्रॉपर्टी है क्या? सब सरफेस कैसे हो सकता है? तो ये बात समझ में आ गई? कोई डाउट? नो डाउट। चिपको बस। तो जब भी इंक्लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए ना, तो उसको पहले चेक करो कि ब्लॉक चल रहा है कि नहीं चल रहा। ब्लॉक चल रहा है कि नहीं चल रहा, ये चेक करना जरूरी है आपको। तो चेक करने के लिए आप देख ही लोगे, चेक करना आपको आता ही है। लाल पे नहीं थे आपके पास चेक करने के लिए? हो गया? दो तीन लाइन ठीक है। क्वेश्चन 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 नंबर 1। मैंने क्या किया, एक सरफेस ली, ये एंगल बनाया 37 डिग्री, ये 2 kg का ब्लॉक है, म्यू एस इक्वल टू दे रहा है 0.5, ये एफ है। फाइंड, देखो फर्स्ट पॉइंट मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ to move the block up the inclined surface.
इंक्लाइंड सरफेस, मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए ताकि ब्लॉक ऊपर जा सके। तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा नीचे लगेगा, ब्लॉक ऊपर जाएगा तो फ्रिक्शन नीचे लगेगा, तभी वो मिनिमम वैल्यू निकाल देना। जस्ट मिनिमम बोला तो एक्सीलरेशन जीरो, जस्ट मिनिमम। तो इसको रब करते, हाँ तो कर दो सर, तो सारे हो जाएंगे। अरे समझ लो तो आता है, इसमें एक बी पार्ट भी है ना। तो पहले ए पार्ट की बात कर लेते हैं। चलो बी पार्ट भी लिख ही देता हूँ मैं। फाइंड मिनिमम, फाइंड फाइंड भी लिख देता हूँ, फाइंड मिनिमम find minimum value of f to prevent slipping, to prevent slipping down the inclined plane। अब मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए कि ये नीचे जाने से बचे, तो अब फ्रिक्शन ऊपर लगेगा नीचे लगेगा, उसमें भी ऊपर इसमें भी ऊपर, सही हो, ऊपर ही लगेगा, उसमें नीचे लग रहा था ना भूल जाते हो उल्टा जल्दी, मतलब कौन सा वाला यूज करते हो, सस्ता मतलब चलो कर देना। हाँ सर, तो क्या है, तो सब इजी हो गया सर, कर सकते हो। ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, क्योंकि इसमें क्या है, आपको फ्रिक्शन की डायरेक्शन ही पता करनी होती है। तो फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, ए पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ टू मूव द ब्लॉक अप द इंक्लाइंड सरफेस। ये सरफेस है, ये ब्लॉक है, ब्लॉक का मास 2 kg, इस पे एफ की वैल्यू चाहिए। क्या मुझे इस कंपोनेंट से मतलब है क्या, ये क्या होगा 2g साइन, ये कितना है 37 डिग्री, तो ये 2g साइन 37 हो जाएगा। प्रिवेंट करने मतलब ऊपर जाने के लिए इसको इसके बराबर होना पड़ेगा कि फ्रिक्शन इतना होगा, कितना होगा म्यू एस 2g, ये एन हो गया ना, कितना होगा 2g cos 37 डिग्री, तो 2g cos 37 डिग्री। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 20 इंटू 3/5, तो 12, और ये 8। तो मैं क्या चाहता हूँ, एफ की वैल्यू 12 + 8 के बराबर आएगी क्या, तो मिनिमम फोर्स इतना चाहिए इसको ऊपर उठाने के लिए। बी पार्ट, टू kg का मिनिमम वैल्यू, इस बार भी मिनिमम वैल्यू पूछिए। तो ये क्या है 2g sin 37, वही 12, इस बार फ्रिक्शन इधर लगेगा क्या, कितना लगेगा म्यू एस 2g cos 37 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 8। अभी सोल्व किया ऊपर, तो ये होगा क्या, एफ की वैल्यू 4 न्यूटन, ये न्यूटन, ये आंसर। देखो एक एक लाइन का आंसर है, जबकि बहुत 1000 क्वेश्चन बताया जाता है इसको, ओनली फॉर डायरेक्शन फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को टफ है क्या, पहले फ्रिक्शन कैसा लगता था, पहले और अभी के कंपेयर में फ्रिक्शन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है क्या, पहले बचपन में फ्रिक्शन कैसा लगता था, दिमाग में पता है कि फ्रिक्शन क्या होता है, समझ में नहीं आता था, हाँ भाई रोक रहा है बस, ये पता था। चलो मैं टू ब्लॉक की बात कर रहा हूँ इंक्लाइन सरफेस के ऊपर, कर दे रफ। तो टॉपिक लिखो, टू ब्लॉक्स ऑन द इंक्लाइन सरफेस, टू ब्लॉक्स ऑन द इंक्लाइन सरफेस, two blocks on the inclined surface,
एक सरफेस दे दी मैंने, इंक्लाइंड सरफेस, ये एंगल थीटा है, दो ब्लॉक है, एक ए एक बी, इसका m1 मास, इसका m2 मास, ये a1 है, ये सॉरी ये a है, ये b है, ठीक है। मैंने बोल दिया, अब देखो ब्लॉक है तो उसका एक्सलेशन a1 मान लिया, इसका एक्सलेशन a2 मान लिया, मुझे a1 और a2 निकालना है। क्या निकालना है? a1 निकालना है, a2 निकालना है, और n ab भी निकालना है। n ab का मतलब क्या है? बात समझ में? तो केस फर्स्ट की बात करता हूँ, ध्यान से सुनो। केस फर्स्ट, अगर मैंने ये थीटा है ना, इसका टेन लिया क्योंकि वो कोफिशिएंट फ्रिक्शन के बराबर था, अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन μ1 इक्वल टू μ2 के बराबर आ जाए, तब μ1 μ2 क्या, इन दोनों के बीच में कोफिशिएंट फ्रिक्शन μ1 और इन दोनों के बीच में μ2। सर ये ऐसा कैसे हो सकता है? एक सरफेस पे दो फ्रिक्शन से कोफिशिएंट फ्रिक्शन हो सकते हैं क्या? हो सकता है। मान लो ये मेटल का ब्लॉक है, ये वुड का ब्लॉक है, हो सकता है ना? मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, एक तो बिल्कुल ठीक है, हो सकता है मेटल का या वुड का हो तो दोनों का म्यू अलग हो सकता है, क्योंकि मैं इन दोनों की बात कर रहा हूँ बस में, ठीक है। तो लेकिन मैंने यहाँ पे दोनों को क्या इक्वल माना है क्या? केस फर्स्ट लिया है। जब मैंने बोला कि टेन थीटा की वैल्यू μ1 और μ2 से ज्यादा आ रही है, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए की बात कर रहा हूं मैं। क्या अभी थोड़ी देर पहले निकाला, क्या हमने थोड़ी देर पहले निकाला, क्या निकाला? एक्सेलरेशन निकाला ना, क्या निकाला? जी साइन थीटा। मैं कब मान रहा हूं? जब मैं ओनली ए के ब्लॉक की बात कर रहा हूं, कि ये मान के चलो कि बस ब्लॉक ए ही है हमारे पास, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। तो a1 के लिए क्या है कि जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कोस थीटा, निकला अभी थोड़ी देर पहले। सिमिलरली मैं 2 की बात करूं, ये ए के लिए ऐसे ही, अब ए को भूल जाओ तो क्या हो जाएगा? जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कोस थीटा। क्या यहां पर a1 इक्वल टू a2 है क्या? अब a1 इक्वल टू a2 है, मतलब जिस जिस एक्सेलरेशन से ये चल रहा है उसी से ये चल रहा है, तो क्या इसको पुश कर पाएगा क्या? साथ साथ चलेंगे, लेकिन नॉर्मल क्या आ रहा है? 0। पुश ही नहीं कर पाएगा तो नॉर्मल कैसे आएगा? नॉर्मल वो वाला नहीं, ये वाला आई बात समझ में? तो नॉर्मल फोर्स बाय ए ऑन बी, ठीक है, विल बी 0। क्लियर? क्या बात समझ में आएगी नहीं? हाँ तो थोड़ी थोड़ी तो आएगी। तो अपन अब केस सेकंड की बात करते हैं। अब देखो केस सेकंड में क्या करना है। अब केस सेकंड में जो टेन थीटा लिया है ना, μ2 से ज्यादा और μ1 से भी ज्यादा, मतलब ऐसे टेन थीटा इज ग्रेटर देन μ2 इज ग्रेटर देन μ1, ऐसे ले लेते हैं। μ2 इज ग्रेटर देन μ1, ठीक है। अब सोचो क्या होना है। अगर इसका फ्रिक्शन ज्यादा लग रहा है कोफिशिएंट, तो क्या थोड़ा लो, जो थोड़ा लेट चलेगा इसके कंपेयर में, तो ये जल्दी चलेगा ये, तो क्या होना चाहिए बताओ? a1 के लिए क्या आनी चाहिए? जी साइन थीटा माइनस, यहाँ पे क्या μ1 क्या हो जाएगा? μ1 जी कोस थीटा हो जाएगा क्या? और a2 के लिए क्या आएगी? जी साइन थीटा माइनस μ2 जी कोस थीटा। इन दोनों से क्या पता चलता है इसको देखते हुए? क्या a1 की वैल्यू ज्यादा है क्या a2 से? तो क्या ब्लॉक कॉन्टेक्ट को लूज कर देगा? जब दोनों का इसका एक से ज्यादा और एक से कम आ रहा है तो थोड़ा आगे बढ़ेगा, तो दोनों के बीच में जगह आ जाएगी, तो कॉन्टेक्ट लूज कर देगा। तो लिखो हेंस 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 बोथ blocks lose contact with each other भी लिखना जरूरी है,
क्योंकि सरफेस से तो कांटेक्ट में है ना, आई बात समझ। तो नॉर्मल क्या आ जाएगा इसका, नॉर्मल भी क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। नॉर्मल फोर्स इक्वल टू जीरो। लेकिन मान लो इसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कम आ जाए, इसका ज्यादा हो जाए, तो क्या अब ये इसको धक्का देता हुआ आगे पुश करेगा, तो क्या नॉर्मल की वैल्यू जीरो आएगी क्या? तो फिर वो नॉर्मल निकालेंगे। तो केस थर्ड में लिख सकते हो आप, tan theta is greater than mu1 is greater than mu2। a1 not equal to a2 means a2 is greater than a1। a2 के लिए a1 से ज्यादा आएगी, मतलब जो पीछे वाला ब्लॉक है वो आगे वाले ब्लॉक को क्या करेगा, पुश करेगा। इससे क्या मतलब, स्पीड से क्या मतलब, काइनेमेटिक्स नहीं पता था क्यों पूछ रहे काइनेमेटिक्स नहीं पता था तो पूछ रहे। वैसे इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसको तो डायरेक्ट क्वेश्चन से करेंगे, पर इसकी तो जरूरत नहीं पड़ेगी। बस ये लिख सकते हो कि नॉर्मल नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब नॉर्मल होगा, पीछे ऐसे लिख लेना, पीछे वाला ब्लॉक आगे वाले ब्लॉक को पुश करेगा, ऐसा लिख लेना, पीछे वाला ब्लॉक आगे वाले ब्लॉक को पुश करेगा। अब पीछे वाला ब्लॉक आगे वाले को पुश करेगा, तो ऐसा तो है नहीं कि ब्लॉक पीछे वाले ब्लॉक में किसी के हाथ में आ जाएगी, वो इसको तोड़ते हुए निकल जाएगा, ये तो फ्रिक्शन ही, ऐसा तो नहीं है ना। तो ये वाला पुश करेगा, मतलब ये पुश कब करेगा, जब कंटिन्यू कांटेक्ट में रहेगा। तो 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 देखो, इसी को मैं बता देता हूँ, इसी को बता दो ताकि आपके, ये केस थर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, यही लिख देता हूँ ना, केस थर्ड। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि क्या ये कॉन्स्टेंट एक रिलेशन से नीचे आएगा, ठीक है। तो इधर कितना लगेगा, m1 प्लस m2 ब्रैकेट में g sin थीटा, फ्रिक्शन कितना लगेगा, mu1 m1g cos थीटा प्लस mu2 m2g cos थीटा, है ना। ये केस तक मान लेना है ना। तो मैं बोल सकता हूँ हियर, देखो एक्सेलरेशन तो निकालोगे, ये माइनस ये डिवाइड बाई m1 प्लस m2, क्योंकि वो इक्वेशन इतनी बड़ी लिखने से कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि इसमें से ये माइनस कर लेना डिवाइड m1 प्लस m2, ठीक है। तो नॉर्मल क्या हो जाएगा, नॉर्मल है, नॉर्मल इज नॉट जीरो। अब नॉर्मल जीरो नहीं है तो फिर क्या है, वो अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन से निकालेंगे, क्योंकि इसमें तो क्या निकालने का मतलब ही नहीं है। तो बिकॉज नॉर्मल जीरो नहीं है, बिकॉज ब्लॉक m2 पुश्ड टू ब्लॉक m1, जो ब्लॉक m2 है वो m1 को पुश करते हुए आगे चलता जाएगा, तो कंटिन्यू इसके साथ कांटेक्ट में रहेगा, और इसलिए नॉर्मल की वैल्यू जीरो नहीं आएगी। हो गया। तो जब भी इंक्लाइन का केस हो तो हमें ये चेक करना पड़ेगा, बस ध्यान रख लेना। इसको रब कर दो, रब कर दे क्या, इधर को, हाँ तुम क्या, इसको क्या मैंने अमन करने के लिए लिखा क्या, केस थर्ड है ना यार, फिर एक तो फिर मैं छोड़ देता डायरेक्ट, फिर आप कर लेते, मैं बोल देता हूँ वर्क करके ले आना, ये भी एक दूसरा तरीका है। लेकिन मैंने कहा ठीक है, आप, मुझे पता है आप बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे हो, तो क्या पता कर लोगे। तो इससे लेटर क्वेश्चन करेंगे या डायरेक्ट तुम लोग प्रॉब्लम कराओ, मतलब एक क्वेश्चन तो कर ही लेते हैं। देखो कुछ भी नहीं क्वेश्चन में तो क्या है, क्वेश्चन तो टफ होता ही नहीं, इसको रब कर दे, आंसर कर दो ना, सब क्या बात कर रहे हो, सब कर दो, ये भी पूछने की बात है चलना। तो क्या टू ब्लॉक प्रॉब्लम पे चलेंगे, फिर अपन इस फ्रिक्शन को बोल देंगे बाय बाय, क्या बोल देंगे, बाय बाय। टू ब्लॉक प्रॉब्लम ही मेन है, बाकी तो सब क्या हुआ है। जैसे क्वेश्चन की बात करते हैं,
ये 2 kg का ब्लॉक, लाइन सीधी खींचना चाहिए। ये 1 kg का ब्लॉक है, ये 37 डिग्री का एंगल बना है, ये बी है, ये ए है, इसका म्यू है म्यू इक्वल टू 0.8 और इसका म्यू है 0.5, मतलब ऐसे मान लो ये म्यू 1 है, ये म्यू 2 है, बस दोनों का म्यू अलग है ना। तो क्वेश्चन है, देखो फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ऑफ द ब्लॉक्स। सेकंड है नॉर्मल फोर्स exerted by B on A। B लगाएगा यहाँ पे, दोनों जब एक दूसरे कॉन्टेक्ट में आएंगे तो कोई ना कोई तो दोनों नॉर्मल तो आएगी, सेम ही आती है वैल्यू, तो कर सकते हो क्या? मान लो कुछ कंडीशन ऐसी आ जाए, बी नहीं चले लेकिन ए चले फिर क्या करोगे? बी नहीं चले लेकिन ए चले फिर क्या करोगे? क्या तो भी यही बात है क्या? क्योंकि वो ए तो कुछ करता हुआ चलेगा ना, ये जब ही होगा, कब होगा? जब दोनों का एक्सेलरेशन सेम हो जाए तभी चलेगा, एक तो कैसे चल पाएगा? तो इसको देखो, तो पहले चेक करो tan 37 डिग्री, क्या tan 37 इक्वल टू 0.8 ग्रेटर देन 0.5 आएगा? आ रही बात समझ? ये म्यू 1 है और ये म्यू 2 है, ठीक है। तो अब मैं इसका एफबीटी बनाने की कोशिश करता हूँ। ये 2 kg, ये 1 kg, 2 kg 1 kg, ठीक है। इधर कितना लगेगा? क्या डायरेक्ट 30 साइन, ये कितना है 37, क्या डायरेक्ट 30 साइन 37 ले लूं? 30 मतलब 3g साइन 37, इसकी वैल्यू क्या आएगी सोल्व करेंगे तो? 18 साइन 37 की वैल्यू बताया ना, चलो वेरी गुड, मतलब 3/5, तो 6 × 3 18, ठीक है। तो अब इधर कितना लगेगा पिक्चर? 0.8 × g cos 37, 3 भी आएगा क्या? मतलब नॉर्मल 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 लेके, एक तो 0.8 के साथ आएगा, 0.5 के साथ आएगा, तो उसको कितना आएगा? हाँ, इसके फ्रिक्शन के साथ इसके मास को मल्टीप्लाई करना है, इसके फ्रिक्शन के साथ इसके मास को, तो एक में 2 आएगा और एक में 1 आएगा। तो एक को सोल्व करोगे तो cos 37 आएगा, तो एक को सोल्व करेंगे तो 12.8 आएगा सोल्व करने में, और दूसरे की वैल्यू क्या आएगी 4, तो ओवरऑल क्या आएगी 16.8। सोल्व कर लेना आ जाएगा, वही आएगी जो आप सोल्व करोगे, क्योंकि मुझे आपकी कैलकुलेशन तो बिल्कुल अच्छे से ये प्लस लगा दिया मैंने ना, ये लो, एक की वजह से 12.8 की पॉइंट में आएगी वैल्यू। तो एक्सेलरेशन क्या आना चाहिए? 18 माइनस 16.8 डिवाइड बाय 3, देखो 0.4 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेशन तो करना आ गया क्या आपको? पॉइंट की वैल्यू तो निकालनी है, चलो 1.2 डिवाइड बाय 3 है ना। तो ये तो आ गया, ये तो आ गया अपना एक्सेलरेशन। अब मैं क्या करूंगा? नॉर्मल निकालना है क्या? ये तो ए पार्ट की वैल्यू आ गई, ये हो गया। अब नॉर्मल की वैल्यू चाहिए, तो किसी एक का एफबीटी बना लो, तो एफबीटी बना देता हूँ, चलो क्या बनेगा? 1 kg का बना लेता है, 1 kg। इसने बोला ना नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए, तो ए पे बोला है तो एक की ही बात करेंगे, तो ए पर क्या यू लगेगा नॉर्मल बी के द्वारा, और इस पर ये वाला कंपोनेंट कितना होता है 10 sin 37,
1 इंटू जी 10 sin 37 मतलब 6। और फ्रिक्शन कितना लग रहा था इसकी वजह से? इसकी वजह से फ्रिक्शन कितना लग रहा था? 4। एक्सेलरेशन कितना है? 0.4। तो क्या मैं एनएलएम चेकिंग लगा लूंगा क्या? तो जाएगा ना कि मैं समझ रहा हूँ। हाँ, तो ये हो जाएगा। देखो वैल्यू किसकी ज्यादा, 6 की ज्यादा कि n की ज्यादा? तो 6 माइनस n माइनस 4 इक्वल टू 1 इंटू 0.4। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये देखो क्या 2 दिख रहा है क्या? क्या 1.6 हो गया क्या? बहुत बहुत टफ कैलकुलेशन होती है। 2 माइनस 0.4 नहीं उधर चल जाएगा, 2 माइनस 1.6। डिफरेंस लेने में दिक्कत आ रही है आपको। 6 माइनस 4 2 आएगा, माइनस का उधर जाएगा, 0.4 इधर आएगा। 2 माइनस 0.4 1.6। मतलब ये भी नहीं लिखता वो तो, अब तो मुझे ये दिखाने के लिए लिखना पड़ा। तो मैं तो ये भी नहीं लिखता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता आपको ये बुरी आदत लग जाए कैलकुलेशन करने में। मैं नहीं चाहता क्योंकि आपकी कैलकुलेशन तो शुरू से स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, करो फटाफट करो। ये तो आ गई ना 12.8 और 4। ये 12.8 आएगा 2 की वजह से और 4 आएगा 1 की वजह से। इसलिए मैं न्यूमेरिकल नहीं करवा रहा था, मैंने कहा अभी आप ज्यादा दिमाग लगाओगे क्योंकि कुछ है ही नहीं न्यूमेरिकल में। तो क्या है, किसी को ये कंफ्यूजन तो नहीं है कि सर ये ज्यादा कैसे हुआ? ये कंफ्यूजन तो नहीं है पॉइंट 1037 की 37 की वैल्यू 1037 निकालना आता है ना? देखो ऊपर 3 है, 3 का आधा क्या होगा? 3/4 है ना, तो 3 का आधा क्या है? 1.5। 1.5 का आधा क्या है? 0.75। कुछ ज्यादा है कि नहीं है? 0.5 से पीछे वाला ब्लॉक ज्यादा चलेगा ना, बीच वाला कम आ रहा है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात बताई थी। तो ऐसा हो सकता है कि बी ब्लॉक नहीं चल रहा हो लेकिन ए चल रहा हो, तो भी ये कंडीशन बनेगी तब, क्योंकि वो तभी तो चलेगा जब एक्सलेशन सेम आएगा। इसलिए मैंने ये कंडीशन दी है, इसलिए डरने की बात नहीं है ना। इसलिए मैंने बोला है 0.4 इसको कैलकुलेशन करके, क्योंकि ये मुझे पता है किसी के दिमाग में तो ये तो हो ही नहीं रहा था। इसके बाद 2 ब्लॉक प्रॉब्लम चैप्टर 16 हो जाएगा। फ्रिक्शन के बाद सर्कुलर मोशन वही पढ़ेंगे, सर्कुलर ही पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे? क्या आपको जो पढ़ने की सोच देगा? ऑर्गेनिक तो नहीं पढ़ने की सोच रहे फिजिक्स में? अच्छा फिर तो ठीक। कभी कभी हो जाता है कि ऑर्गेनिक भी पढ़ने की सोच लेते हैं। तो लिखो 2 ब्लॉक प्रॉब्लम्स, 2 ब्लॉक प्रॉब्लम्स लिखो, 2 ब्लॉक प्रॉब्लम्स। तो इसमें कुछ स्टेप्स है, देखो स्टेप वही है जो वैसी है लगभग अप्रोक्सीमेट जो मैंने वहां पे बताई थी। थोड़ा थोड़ा चेंज है क्योंकि इस बार 2 ब्लॉक आ गए ना इसलिए। तो लिखो स्टेप्स टू सॉल्व 2 ब्लॉक प्रॉब्लम। स्टेप टू सॉल्व 2 ब्लॉक प्रॉब्लम। फर्स्ट स्टेप लिखो, assume both the blocks are moving together. Assume both the blocks are moving together. Assume both the blocks are moving together. अब मान लो दोनों ब्लॉक अगर साथ साथ चलेंगे तो क्या एक्सेलरेशन सेम हो जाएगा? एंड फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द कंबाइंड सिस्टम। एंड फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ कंबाइंड सिस्टम। एंड फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ कंबाइंड सिस्टम। सेकंड पॉइंट, draw the FBD of any one of the block. Draw the FBD of any one of the block
draw the FBT of any one of the block and find the value of required friction force. रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फोर्स निकाल लिया। देखो थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट है इफ रिक्वायर्ड फ्रिक्शन इज लेस देन मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। रिक्वायर्ड, चलो देखो थर्ड, चलो मैं बता रहा हूँ, एफबीटी ऑफ एनी वन ऑफ द ब्लॉक एंड फाइंड एफ रिक्वायर्ड। ये ना थर्ड पॉइंट। देखो थर्ड पॉइंट में दो केस बनते हैं, या तो कम होगा या ज़्यादा होगा, वही रिक्वायरमेंट मैक्सिमम से ज़्यादा या मैक्सिमम से कम। तो थर्ड में मैं पॉइंट वन की बात करूं कि अगर एफ रिक्वायर्ड इज लेस देन एफ मैक्स हो जाए तो फिर क्या होगा? क्या ये इसकी औकात से कम है कि ज़्यादा लग रहा है? कम लग रहा है, तो साथ साथ चलेंगे या नहीं चलेंगे? अजम्पशन करेक्ट होगा कि इनकरेक्ट होगा? बोथ ब्लॉक लिखो, बोथ ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर। अभी समझाएंगे, टेंशन मतलब। अब टुगेदर मूव करेगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन देम, स्टैटिक फ्रिक्शन विल एक्ट बिटवीन देम, ठीक है। सेकंड, अब पता नहीं आपको ये क्यों समझ में नहीं आई वैसे बात, वैसे आ जानी चाहिए थी। क्या? हाँ बोलो, कुछ सुना मैंने सर, काइनेटिक, हाँ क्या सर, काइनेटिक लगना चाहिए, कौन कौन कहता है? अरे बेटा, ये ब्लॉक और ये दूसरा ब्लॉक जब दोनों साथ में चलेंगे तो कौन सा काइनेटिक? स्टैटिक है तभी तो रिलेटिव स्लिपिंग नहीं हो रही, तभी तो साथ साथ चल रहे हैं। हाँ, टू ब्लॉक प्रॉब्लम, दो ब्लॉक के बीच की बात हो रही है बस। अब आगे मिलेंगे, इसलिए मैंने बोला था है सेम, लेकिन बच्चे पता नहीं इसको क्यों इतना रॉकेट साइंस में हाल लेते। ये तो पता लगे सर अभी से उड़ने लगे तो अभी तो कैसे स्टार्ट ही नहीं हुआ। अब क्या हो जाएगा, रिक्वायरमेंट हो जाएगा तो क्या दोनों सेपरेट चलेंगे? बोथ, मैं लिख देता हूँ, बोथ ब्लॉक्स will move separately। अब दोनों सेपरेटली मूव करेंगे तो कौन सा फ्रिक्शन? काइनेटिक फ्रिक्शन। अब जब काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया तो फिर क्या करना चाहिए? दोनों का एक्सेलरेशन अलग हो जाएगा। अब काइनेटिक फ्रिक्शन की तो वैल्यू फिक्स होती, उससे एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, एनएलएम लगा लेंगे, काम खत्म। if both blocks move separately, if both blocks move separately, then draw
देन ड्रॉ ए बीडी ऑफ बोथ ब्लॉक्स। दोनों ब्लॉक का एबीडी बनाना है सेपरेटली एंड अप्लाई NLM सेकेंड, न्यूटन सेकेंड लॉ लगाना है और क्या निकाल लेना है, एंड फाइंड एक्सेलरेशन। तो ये तो एक थ्योरी खत्म, इतनी सी है। अब अपन न्यूमेरिकल करेंगे, सब में बस वही चाहिए था। तो क्या जल्दी करो, जल्दी करो, चलो देखो समझ लो, यही काम की चीज है इस चैप्टर में, बाकी सब खत्म है, कुछ भी नहीं हो रहा। तो देखो समझो, सब बोर्ड पे ध्यान दो। आप चाहते हो कि आपसे सारे टू ब्लॉक के सारे क्वेश्चंस लगे, तो बोर्ड पे ध्यान दो, है ना। सबसे पहले अपन को मानना है कि जो दो ब्लॉक हैं वो साथ साथ चल रहे होंगे। क्या दोनों के बीच आप साथ साथ चलेंगे तो क्या दोनों में क्या रिलेटिव स्लिपिंग होगी? क्या नहीं होगी, नहीं होगी ना। तो दोनों का एक्सेलरेशन भी सेम आना चाहिए, तभी तो साथ साथ चलेंगे। तो मैंने उनको साथ साथ लेके कोई एक्सेलरेशन निकाल लिया, एक्सेलरेशन निकाल लिया, कंबाइंड सिस्टम पूरा कोई एक सिस्टम मान लिया और निकाल लिया। अब निकालने के बाद मैं क्या करूँगा, एफबीडी बनाऊंगा। ध्यान रखना, एफबीडी बनाते समय एक इंपॉर्टेंट बात है कि मैं एफबीडी उस ब्लॉक का बनाऊंगा जिस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, मतलब दोनों में से एक पे तो फोर्स लग ही रहा होगा। तो मान लो ऊपर वाले पे फोर्स लगा तो मैं नीचे वाले का एफबीडी बनाऊंगा, मान लो नीचे वाले पे फोर्स लगा तो मैं ऊपर वाले का एफबीडी बनाऊंगा। ठीक है, क्यों बनाएंगे, बना किसी का भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी एक को एफबीडी बना लो, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ उसको फॉलो करोगे आपको इजीली सोल्व हो जाएगा, सोल्व कर पाओगे न्यूमेरिकल। आ गया, तो उससे आप रिक्वायर्ड फ्रिक्शन निकालोगे, देख लोगे कि कम है कि ज्यादा है, निकालना आता है ये रिक्वायरमेंट फ्रिक्शन। कैसे निकलेगा, एफ इक्वल टू एम है, क्योंकि ये निकाल रखा है, ये निकालना तो एफ इक्वल टू एम देख लेंगे। अब रिक्वायर्ड फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम एफ एस मैक्स इससे कम होती है, इसका मतलब अपनी औकात के अंदर है। तो जो रिक्वायरमेंट फ्रिक्शन है क्या वही फ्रिक्शन हो जाएगा, क्या स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, क्योंकि दोनों ब्लॉक आपस में रिलेटिव स्लिप नहीं कर रहे। बात समझ आ रही है या मैं समझ रहा हूँ? अच्छा, अगर एफ रिक्वायरमेंट की वैल्यू ज्यादा हो जाए स्टैटिक फ्रिक्शन से, तो दोनों ब्लॉक अलग अलग मूव करेंगे, तो मतलब दोनों के ब्लॉक के बीच में रिलेटिव स्लिपिंग आ जाएगी, तो सेपरेटली मूव करने लगेंगे। तो सेपरेटली मूव करेंगे तो हमें उसमें क्या काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाए, काइनेटिक फ्रिक्शन तो फिक्स होता है। तो वो लगाने के बाद क्या मैं दोनों ब्लॉक का एफबीडी बनाऊंगा, क्या A1 एक का तो A1 मान लेना, एक का A2 मान लेना, फिर सोल्व करते हुए मैं क्या निकालूंगा एक्सेलरेशन। तो देखो न्यूमेरिकल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, देखो जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ ना बस ये काम की चीज है, ये तो थ्योरी से तो आ गई, ये तो वही देखो मैं उसी को फॉलो कर रहा हूँ जो जब तुम्हें बताता। क्या वैसे ही लग रहा है क्या, कोई नई चीज है क्या? चलो, दो ब्लॉक दे दिया, ये लिया 3 kg का, ये 5 kg का, ये A ये B। आपके दुख दर्द कम करने के लिए मैंने इस वाली सरफेस को स्मूथ ले लिया, मतलब म्यू इक्वल टू 0, लेकिन इसका कुछ ना कुछ फ्रिक्शन ले लिया, म्यू इक्वल टू 0.5 0.4, म्यू एस इक्वल टू 0.5 और म्यू के इक्वल टू 0.4। फोर्स लगा रहा हूं मैं इस वाले पर 16 न्यूटन का, ठीक है। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड ए पॉइंट, क्या निकालना है, एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स। सेकेंड, जब एक्सेलरेशन निकल जाएगा तो फ्रिक्शन भी निकाल लेंगे, फ्रिक्शन फोर्स एक्ट बिटवीन द ब्लॉक, लिख लेते हैं बिटवीन द ब्लॉक। तो मुझे ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन भी निकालना है और एक्सेलरेशन भी निकालना है, ठीक है। तो अब सबको छोड़ दो, किताबें कॉपी किताबें बंद कर दो थोड़ी देर के लिए, काम की चीजें बंद करने का मतलब पेन रख दो, ठीक है। तो देखो फर्स्ट
सॉल्यूशन। मैंने बोल दिया कि दोनों ब्लॉक साथ साथ चल रहे हैं, तो मैंने अजम्पशन कर लिया जब साथ साथ चल रहे हैं तो क्या एक्सेलरेशन सेम हो जाएगा क्या? तो किसी एक एक्सेलरेशन से चले। अब एक एक्सेलरेशन से चले तो एक्सेलरेशन क्या आएगा? 16, क्योंकि पूरे पे तो 16 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो 16 डिवाइडेड मास कितना है? 3 + 5 कितना आएगा? 8, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारा अजम्पशन है। अजम्पशन क्या है? ये हमारा क्या अजम्पशन है? अजम्पशन क्या चलेगा? अजम्पशन यह है कि दोनों साथ साथ चल रहे हैं, बोथ ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर, मतलब दोनों के बीच में कोई रिलेटिव स्लिपिंग नहीं है। चलो, तो अब मैं क्या करूंगा? एफबीडी बनाऊंगा। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है? ये तो फर्स्ट स्टेप थी, अजम्पशन किया था कि दोनों ब्लॉक क्या है? साथ साथ चल रहे हैं। अब सेकंड स्टेप हो गई क्या? मुझे एफबीडी बनाना है। मैंने क्या बोला था? एफबीडी में उस जगह बनाऊंगा जिस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा। दोनों में से किसी का भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, लेकिन मैं उसका बनाऊंगा क्योंकि इससे इजी हो जाता है वो, क्योंकि इससे क्या है ना, बच्चों को शायद ही मैंने एग्जाम्पल पहले भी दिया था शुरू में, फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, तो वो इसलिए इजी हो जाता है। तो क्योंकि इसमें दोस्तों को तो इनको तो डायरेक्शन लगानी नहीं आती फ्रिक्शन की, तो क्या हमें कंफ्यूजन होता है क्या फ्रिक्शन में? अरे सर तुम तो साइज। तो देखो, मैंने 3 kg का एफबीडी बनाया। अब तो 3 kg का बना रहा हूँ, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इधर फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? पीछे या इधर? कंफ्यूजन तो नहीं है? लोग आगे चल रहा तो फ्रिक्शन आगे लगा, क्योंकि इसके चच्चा जी तो नहीं चला रहे है ना, तो फ्रिक्शन ही चला रहा होगा, तो ये फ्रिक्शन आगे लगा। कितना आएगा? m इंटू ए, ये रिक्वायरमेंट है। मास के 3 इंटू 2 क्या 6 न्यूटन आएगा क्या फ्रिक्शन? अब देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चन करो साइड में पहले क्या निकाल लो? एफएस मैक्स कितना आएगा? कितना आएगा? म्यू एस इंटू एन, बताओ कितना? 0.5 इंटू क्या 30 होगा क्या? क्या नीचे वाला लिया क्या आपने? फ्रिक्शन इन दोनों बीच में तो क्या यही तो है, 30 को लिया समझ आएगा ना, तो कितना आएगा? 15। म्यू एफ क्या कितना आएगा? म्यू के इंटू एन 0.4 इंटू 30 क्या 12 न्यूटन हो गया क्या? अब बताओ, क्या ये इसके औकात से ज्यादा लग रहा है क्या? हमारे पास 15 रुपए है, हमें 6 रुपए की जरूरत पड़ रही है, तो क्या हम ले लेंगे इसमें से? तो हम बोल रहे हैं हाँ तुम सही हो। तो क्या एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया क्या? फ्रिक्शन क्या 6 न्यूटन आ गया क्या? क्या दोनों आंसर निकल गया क्या? तो फ्रिक्शन का नेचर क्या रहा? खत्म। देखो, अब 2 ब्लॉक प्रॉब्लम भी इतने समय कर सकते हो क्या? कुछ है क्या? रॉकेट साइंस है क्या ये? पता नहीं इसको क्यों लोग बाग इतना हेवी बना रखा है। कुछ समझा है? नहीं समझा? चलो, तो अजम्पशन करेक्ट है क्या? मतलब ऐसे लिखूंगा, if required is less than fs max, तो a के अकॉर्डिंग अजम्पशन इज करेक्ट, क्योंकि मैंने यही माना था। तो अजम्पशन करेक्ट हो गया, तो बोथ ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर, तो एक्सीलरेशन ऑफ ए इक्वल टू एक्सीलरेशन ऑफ बी इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और फ्रिक्शन कितना आया? दैट इज 6 न्यूटन। और वो कौन सा हुआ? स्टैटिक इन नेचर। कभी सोचा था कि टू ब्लॉक प्रॉब्लम इतने इजीली सोल्व कर पाएंगे? कोशिश करोगे तो आ जाएगा, कोशिश करोगे तो आएगा, कोशिश नहीं करोगे तो कुछ नहीं आएगा। हो गया? लिख लिया? तो सो क्यों रहे थे? क्या मन में कुछ ही तोड़ गए थे? करो सर इसी तरह हो जाएगा, तो नहीं कर रहा मैं, ऐसा तो नहीं था। हाँ ऐसा तो नहीं है ना? हाँ खींच लो। तो ये हो गया। हाँ आखिरी की 2 लाइन के 2 ही तो शब्द है उसमें भी। जल्दी लिखो यार, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, तो देश कैसे आगे बढ़ेगा।
हो गया, हो गया, वेरी गुड। देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, सेकंड क्वेश्चन। अब मैंने इसकी जगह 48 न्यूटन कर दिया। अब देखो, जैसे मैं 48 न्यूटन करता हूं तो क्या 48 हो जाएगा क्या? तो कितना आएगा? 6 हो जाएगा क्या? तो क्या 6 से चलेगा क्या? तो फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? 18। क्या ये औकात से बाहर चला गया क्या? तो क्या ये उल्टा हो गया क्या? रिक्वायर्ड ज्यादा रहा है, तो अजम्पशन इनकरेक्ट हो गया क्या? अजम्पशन इनकरेक्ट हो गया तो क्या करना पड़ेगा, अब ये समझो। तो अब अजम्पशन इनकरेक्ट हो गया तो क्या एक्चुअली बोथ ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर या सेपरेटली? तो ब्लॉक्स मूविंग सेपरेटली, बोथ ब्लॉक्स आर मूविंग सेपरेटली। अब जब सेपरेटली वर्ड आ गया तो फ्रिक्शन क्या आएगा? क्या काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगा क्या? कितना आएगा? 12 न्यूटन। कौन सा नेचर? काइनेटिक। जब काइनेटिक नेचर आ गया तो एफबीडी बनाओ। किसका बनाओ? दोनों का इंडिविजुअली बना लो। देखो ये लग रहा है कितना, A1 मान लेते हैं, ये 3 kg का है, इस पर कितना फ्रिक्शन लगेगा? 12 काइनेटिक। ओहो अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ऑफ 1 क्या आएगा? 12/3। क्या 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा क्या? 5 kg की बात करें, इधर कितना लग रहा है? 48। इधर कितना लगेगा? इधर ही लगेगा ना, कितना लगेगा? 12। अगर इसको A2 मान लूं, ये ज्यादा कि ये ज्यादा, पहले बताओ। फ्रिक्शन तो नहीं तोड़ाएगा उसको। ये तो A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 48 माइनस 12 डिवाइड बाय 5। कोई दुख दर्द? तो कितना आएगा? 6 3 36/5, ये आ रहा ना 37। पीछे यूनिट किया मीटर पर, तो दोनों केस करा लिया अपन ने। नहीं भी चलो चल भी दे, चिपका लो इसको। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन कराना मेरे को इसलिए मैं आपको क्या, अगर आपको अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है ना तो मैं सेंड कर दूंगा, टेंशन मत लो। ये मैं इसलिए लिख रहा था कि ये आपको याद हो जाए, इसलिए मैं साइड में लिखता हूँ इसको, क्योंकि ये होगा तभी काम चलेगा, ये नहीं होगा तो कुछ भी नहीं चलेगा। और ये याद भी नहीं करना, वैसे अगर थोड़ा लॉजिक लगा के काम करोगे तो ये भी नहीं करना पड़ेगा यार। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3, 2 ब्लॉक दे दिया मैंने, ये 3 kg का है, ये 5 kg का है। इस पे लगा रहा हूँ मैं F फोर्स। इसकी म्यू एस की वैल्यू है वही 0.5, म्यू के की वैल्यू है 0.4। ये नीचे वाली सरफेस क्या है? स्मूथ है। सर नीचे भी फ्रिक्शन लेना तभी तो मजा आएगा सर, लेंगे लेंगे। नीचे वाले फ्रिक्शन को दम नहीं आएगा जरा आपको, क्योंकि वो चलेगा ना तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, चलेगा तो काइनेटिक लगेगा नीचे से, तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो लिखो फाइंड द मैक्सिमम फोर्स so that both blocks will move together। अब मैक्सिमम फोर्स बोला है उसने ताकि ब्लॉक है वो साथ साथ चले। फाइन, देखो दोबारा दोबारा बोलो क्या लिख लिया, चलो
फाइंड द मैक्सिमम फोर्स सो दैट बोथ ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर। करो फटाफट। अगर मैक्सिमम फोर्स बोलूं और दोनों ब्लॉक साथ साथ चले तो क्या मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स लगेगा क्या? लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो बस हो गया काम। लिमिटिंग फ्रिक्शन आपको पता ही थी कितना लगेगा। एफ एस क्या है पहले बताओ। 0.5 इंटू 30 दैट इज 15 न्यूटन। और एफ के कितना आएगा दोनों निकालो आपको। 0.4 इंटू 30 दैट इज 12। देखो मैं चाहता हूँ मैक्सिमम फोर्स दिखाना चाहता हूँ कि दोनों साथ साथ चले, दोनों साथ साथ चले। तो दोनों साथ साथ चलने के लिए क्या फ्रिक्शन लगना जरूरी है? मैक्सिमम। जब भी मैक्सिमम से रिलेटेड कोई वर्ड आ जाए ना तो स्टैटिक मैक्सिमम लगा देना, ठीक है। लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू लगा देना। तो अगर मैं 3 kg की बात करूं, 3 kg की बात करूं, अगर ये कोई ऐसे चल रहा है तो इधर कितना लगेगा मैक्सिमम? दैट इज कितना 15। तो ए की वैल्यू क्या आ गई 15/3 दैट इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ रहा है। तो क्या ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा क्या? क्या ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा क्या? कुछ होता है क्या? कुछ नहीं होता। चलो लिख तो रहा है ना। तो क्या मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा क्या? क्योंकि मैक्सिमम फ्रिक्शन लगा तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो अब एक्सेलरेशन मैक्सिमम आ गया तो फिर फोर्स की वैल्यू क्या आनी चाहिए मैक्सिमम? क्या टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन आएगा जो निकला है। टोटल मास कितना है 5 + 3 8 इंटू 5 40 न्यूटन। तो क्या ये मैक्सिमम फोर्स आ जाएगा क्या? आ रही बात? ठीक है, आई बात समझ? तो चलो इससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान सुनो। इफ जो अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स मतलब एफ जो लिया है मैंने, अगर देखो इसकी वैल्यू 40 आ रही है, अगर अप्लाइड फोर्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 40 आ जाए तो क्या ब्लॉक साथ साथ चलेंगे? ब्लॉक साथ साथ चलेंगे। बात समझ में तो आ रही है ना कि अगर ये फोर्स ये मैक्सिमम है, अगर इसकी वैल्यू मैक्सिमम में हो मैक्सिमम है ना तो अगर इसकी वैल्यू 40 या इससे कम आ जाए तो क्या बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर? हरी बात समझ? अगर उल्टा हो जाए 40 से कम आ जाए, हाँ सॉरी 40 से फोर्स की वैल्यू 40 से ज्यादा है तो फिर क्या हो जाएगा उल्टा? क्या दूसरा केस हो जाएगा बोथ ब्लॉक्स मूव सेपरेटली, क्योंकि उसके औकात से बाहर निकल जाए। ठीक है, तो ऐसे ऐसे होगा। क्लियर? तो जब भी मैक्सिमम मिनिमम बोले तो कर लोगे ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? करो फटाफट करो। तो जब भी मैक्सिमम पूछेगा तो फ्रिक्शन कितना लगा देना है? मैक्सिमम स्टैटिक। करो फटाफट करो। हो गया क्या? हो गया? टेंशन मतलब मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा, होमवर्क करो, ये भी समझ में आएगा। बात कर तो हम आते थे हमारा चेन छीन लिया, नींद छीन ली, रातों की नींद छीन ली। पहले सो पाते थे,
अब हम तो सो भी नहीं पाते तो क्या करेंगे, क्या करना चाहिए? क्वेश्चन करो, जैसे जैसे नींद नहीं आए क्वेश्चन करो, क्या करो? क्वेश्चन करो, मुझे नींद आ लेती है। चलो देखो, क्वेश्चन करते हैं ना तभी मजा आएगा। इसको कर देना। देखो क्वेश्चन नंबर 4, वही ये 3 kg का ब्लॉक है, ये 5 kg का ब्लॉक है। इस बार मैंने इस पे लगाया 24 न्यूटन फोर्स। म्यू एस दे रखा है 0.5, म्यू के दे रखा है 0.4। ठीक है, इस बार मैंने इसका भी म्यू दे दिया। सरफेस पे तो देना पड़ेगा ना, ये तो है, इसी की वजह से तो पाप रुके हुए अपने, ये तो सब पाप धुल जाएंगे। ठीक है, तो क्योंकि नीचे अभी तो पिक्चर आ रही तभी तो मजा आएगा, नहीं तो सर ने तो कराया नहीं ऐसा। तो फर्स्ट पोर्शन है, इफ म्यू इक्वल टू 0.1 then find acceleration of both blocks। ये करना है। मैं क्या हम इसको कर सकते हैं क्या? इस बार आपके लफड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि जो फ्रिक्शन है वो तो 0.1 इंटू उससे वैल्यू लेनी पड़ेगी नीचे के अकॉर्डिंग, तो क्योंकि 0.1 दे रखा है ना। तो देखो समझो, मैंने क्या किया, फर्स्ट अजम्पशन क्या था, दोनों ब्लॉक साथ साथ चले। तो मैंने क्या किया, इसको पूरे को एक सिस्टम ले लिया, ये लो, ये पूरा 8 kg का एक सिस्टम हो गया। इस पर कितना फोर्स लग रहा है? 24 न्यूटन। मैंने बोला ये इसका कोई एक्सेलरेशन होगा क्या? इधर भी कोई फ्रिक्शन आ जाएगा क्या? कितना? साथ साथ चल रहे, मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन। अगर म्यू के और म्यू एस दे दे तो भी कोई लफड़ा है क्या? तो काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 0.1 इंटू 80। यहाँ पर ये 30 मत कर देना, उड़ जाओगे, क्योंकि इस बार पूरे पे लग रहा है। या फिर 550 मत कर देना, फिर भी उड़ जाओगे। तो 80 दैट इज 8 न्यूटन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक क्या आ जाएगा? 24 माइनस 8 डिवाइड बाई 8 आ रहा है। तो क्या 2 मीटर पर सेकंड इसका वैल्यू आ गई? ठीक है, चलो अब इसका बनाओ या इसका बनाओ? नीचे वाले का कोई प्रॉब्लम? तो मैंने 5 kg का बनाया। मैंने बोला ये a इक्वल टू 2 से चल रहा है बेचारा। अब तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? आगे कितना लगेगा? F रिक्वायर्ड m इंटू ए 5 इंटू 2। अरे बात में और भी कुछ लग रहा है क्या इसमें? नीचे वाला फ्रिक्शन क्या इधर 5 या 8? कितना लग रहा है, 5 या 8? तो फ्रिक्शन तो नीचे एक ही लगेगा, क्योंकि उसमें तो पूरा एक हुआ है नॉर्मल। तो आगे ना बात समझ। चलो तो क्या करें, एफ रिक्वायर्ड माइनस 8 इक्वल टू 5 इंटू 2 हो जाएगा क्या? तो रिक्वायरमेंट की फ्रिक्शन की वैल्यू इसमें बस थोड़ा सा चेंज आएगा। बताओ क्या? वहां पे डायरेक्ट उसको कंपेयर कर लेते थे, यहाँ पे इसको कंपेयर करना पड़ेगा। कितना आ गया? 18 ज्यादा है कम है? सेपरेटली या फिर टुगेदर? ये है या ये? पहले तो बताओ, नीचे वाला है तो क्या जब से इनकरेक्ट हो गया क्या?
जब अजम्पशन इनकरेक्ट हो गया तो क्या मुझे अब सभी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा? आई बात समझ? तो कुछ समझ में तो आ रहा है कि मैं समझ? फीलिंग तो आ रही है ना इक्वेशन करने में? टफ तो नहीं लग रहा है? लगे तो फिर कोई बात नहीं, मान लेना ऐसा कुछ नहीं है हमारे मार्केट में। तो जब टुगेदर होगा सेपरेटली हो गया, अजम्पशन इनकरेक्ट लेता हूँ, अजम्पशन इनकरेक्ट, अजम्पशन इनकरेक्ट सेपरेटली, सेपरेटली का मतलब समझ में आ गया ना? तो काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा, कितना आएगा? 12। ये तो अगर फ्रिक्शन बोले काइनेटिक इन नेचर और फ्रिक्शन 12 हो गया, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, सेपरेटली डायग्राम बनाते हैं। 3 kg का मैंने बोला कि इसका एक्सेलरेशन A1 है, क्या इसमें 24 लग रहा है क्या? इस पर कितना लगेगा? ये कितना होगा? ये क्या होगा पहले बताओ? फ्रिक्शन होगा। कौन सा फ्रिक्शन? काइनेटिक की स्टैटिक? काइनेटिक, क्योंकि काइनेटिक आ गया तो क्या 12 हो जाएगा क्या? तो A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 24 माइनस 12 डिवाइड बाय 3, मतलब 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या मैं इसका भी बना सकता हूँ? किसका? 5। इधर कितना लग रहा है? इधर तो लग ही नहीं रहा, मत लगाओ, हटाओ। इधर ये कितना लग रहा है? एफ के बराबर इधर लगेगा, के 12 है क्या? इधर भी कुछ लग रहा है क्या? कितना लग रहा है? 8। तो इधर फ्रिक्शन कितना लग रहा है? 8। तो अब अगर इसको A2 से मान लूं तो A2 की वैल्यू क्या आएगी? 12 माइनस 8 डिवाइड बाई 5, दैट इज 4/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कुछ बात समझ में आई? टफ है क्या? नहीं है, कर दो फटाफट। फ्रिक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे तो कर लोगे ना आप तो? हाँ सर, चलो फिर तो अच्छी बात है।